कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड देखना है, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज देखनी है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल आपके पास क्या है? Consider a surface in a region R where a vector field is defined. Let us we divide this S into infinitesimal elements, each of area curly S. अच्छा, आपके पास क्या है? अब आपके पास ना, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल की बात की थी, तो आपने एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। लाइन इंटीग्रल में आप जब ले रहे होते हैं तो उसके इंटीग्रल में आप जो डॉट ले रहे होते हैं ना, वो डी आर ले रहे होते हैं। डी आर क्यों हम ले रहे होते हैं? डी आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है लाइन को, ठीक है, वन डायमेंशन को। डी आर का मतलब है एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप सरफेस की बात करेंगे, जैसे अभी मैंने सरफेस की बात की, तो सरफेस का मतलब है, जैसे अभी आपके पास कोई ना कोई यहाँ सरफेस शो की हुई है, तो सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस ना किसी कोई ना कोई एरिया होल्ड कर रही है। ठीक है, सरफेस सरफेस एरिया हो रहा है इसके ऊपर। तो सरफेस अगर मैं इस तरह कर्व को ड्रॉ करूंगी, वो जो है वो किसी एक उससे नहीं प्रेजेंट बता सकता। इसमें कम से कम दो डायमेंशन के इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। जैसे आप देखें यहाँ एक्स और वाई आपके पास लाजमी है, डायमेंशन होंगी। फिर आपके पास एक सरफेस होगी। सरफेस को कैसे डिवाइड करेंगे? सरफेस आप समझ लें, किसी भी कर्व सरफेस को आपने अभी अपने सामने रखा हुआ है, तो आप देखें कि उसको आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर सिंपल लाइन लाइन ऐसे थी, जैसे आपके पास एक थ्रेड हो, थ्रेड को आपने ऐसे डिवाइड कर लिया था पैचेस में, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या, एक पूरी सरफेस पड़ी हुई है, जैसे बॉल या लेट्स सपोज, तो उसका फ्रंट साइड आपके पास है। तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो उसका कर्व पार्ट या आपके सामने आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। किस में करेंगे? स्मॉल स्मॉल सारे को। आप ऐसा करें कि यूं लाइंस लगा के ऐसे देखेंगे ना, कहेंगे इसकी सारी सरफेस को मैंने क्या किया, इतना इसको कट किया कि इसके सारे जो पार्ट्स हैं उसको मैंने स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और एक और बात है कि आप इन स्मॉल पैचेस में डिवाइड क्यों कर रहे होते हैं। आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आपने इनिशियली एफएससी में भी पढ़ा होगा, जैसे कोई कर्व या कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए, अगर मैं इसको लाइंस में डिवाइड करती हूँ, अगर अभी मैं इसको लाइन में डिवाइड करती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि लाइंस में डिवाइड करने से क्या हुआ। वैसे ये पूरा एक कर्व था, लेकिन अगर इस पैच की बात करूँ तो ये उस कर्व की निस्बत क्या लग रहा है, मुझे फ्लैट लग रहा है थोड़ा। ठीक है। फिर इसी कर्व को मजीद में डिवाइड कर देती हूँ, मजीद किसी स्मॉल पैच में कर लेती हूँ। तो अब देखिए, ये ज्यादा कर्वी पार्ट था, अब इसके बजाय अगर इस स्मॉल पार्ट को मैं ले रही हूँ तो ये फ्लैटन है। अगेन इसको अगर मजीद मैं स्मॉल पैच में डिवाइड कर लूंगी तो क्या होगा, ये तो उससे भी ज्यादा फ्लैट है। तो आपके पास ये जो चीजें हम देख रहे होते हैं ना, कि इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली क्यों दे रहे होते हैं? ताकि उसका फ्लैट पार्ट हो जाए, और फ्लैट पार्ट में क्या होता है, फिर वेक्टर कंसीडर करना आसान होता है। जैसे अभी देखें, इसको मैंने कोई पैच लिया छोटा सा, अब इसका एन डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन बन रही है, इसकी वेक्टर फील्ड जो है वो किस तरह, एन डायरेक्शन। एन डायरेक्शन का क्या मतलब होगा? कर्व पार्ट अगर आपने अभी अपने सामने लिखा हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर में 90 के एंगल पे उससे वो एक बन रहा है। ठीक है। तो अगर आपके पास स्मॉल पैच होगा तभी आप उसका 90 एंगल बता सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई सरफेस लेते हैं और उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे यही आपको बताया, सरफेस, पूरी सरफेस का नाम क्या है? एस। और उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है, तो वो आपके पास क्या बन रहे हैं, कर्ली एस। लेट curly v be the value of the vector field at small surface element in the direction of unit normal to the curly s। यानी curly s, अब इस पैच की क्या होगा, लेंथ होगी curly s, उसका यूनिट वेक्टर उसकी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि नो, सॉरी एक मिनट, अच्छा, आपको कह रहे हैं कि नाउ कंसीडर द सम, इसका सम कंसीडर करेंगे। यानी ऐसे हमने बहुत सारे पैचेस कंसीडर किए हमें, तो उसका सम क्या हो जाएगा, कर्ली वी डॉट कर्ली एस इफ द सरफेस इज डिवाइडेड इन सच वे दैट कर्ली एस अप्रोचेस टू जीरो। अब यही बात अगेन जैसे आपने पिछले केस में पढ़ा था, आपको कह रहे हैं कि आपके पास, हम पैचेस को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, पैचेस को हमने इतने छोटे छोटे पैच कर दिए हैं कि उनकी अगर आप सरफेस देखें यानी लेंथ एलिमेंट देखें, जैसे मैंने यहाँ पे भी पैचेस डिवाइड किए ना, तो मैं इन पैचेस को इतना छोटा डिवाइड कर दूंगी कि उसकी लेंथ जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ही कम। यानी इतना छोटा छोटा हमने किया कि एक पैच अगर हम लेते हैं तो उसकी लेंथ बहुत छोटी हो रही है, और वो इतनी कम हो रही है कि वो आपके पास सरफेस कितनी हो रही है, जीरो की अप्रोच कर रही है। तो सम क्या हो जाएगा आपके पास? फिर हम अगेन जैसे आपने लाइन इंटीग्रल के केस में लिया था, आपके पास इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, v डॉट डी एस विच इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। ये आपके पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। If the surface is closed, then the surface integral is given by this.
अगर आपके पास सरफेस इनक्लोज हो जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, यानी सरफेस का आप ये जो है इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन की बजाय आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल यूज होगा, वी डॉट डी एस कह देंगे। अच्छा, आपके पास ये जो है ना, ये कैसे आया, इस स्टेप के बाद आप देख रहे हैं ना कि ये इस स्टेप के बाद आपके पास ये स्टेप आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपने ऐसे किया कि जैसे था ना, वी डॉट डी एस, और ये आपके पास एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ठीक है। अब आप देखें ये जो डी एस है, यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर लें तो वो आपके पास क्या होता है, डी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे आपने ऐसे लिया होता है। तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर को अगर एक साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास एन यूनिट वेक्टर और साथ ये उसका मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। यानी ये दोनों आपस में टोटल ले जाइए, वेक्टर ऐसे रह गया। तो इस वेक्टर की जगह अब मैंने क्या लिख देना है, ये एन यूनिट वेक्टर डी एस, देखें एन हैट और डी एस, तो ये उसकी जगह आ गया। ऐसे आपके पास ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल से आप किस पे आ रहे हैं, थ्री डायमेंशन में, वॉल्यूम इंटीग्रल पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लें, जैसे अगर आपके पास मीटर होता है तो आप इसे क्या कहते हैं, जस्ट आपके पास क्या लेंथ है, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, मीटर स्क्वायर हो, फिर आप कहते हैं एल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही है ना, लेंथ दो डायमेंशन है, एल स्क्वायर क्या होता है, एरिया भी होता है, ठीक है। एरिया में सिर्फ आपको दो डायमेंशन चाहिए होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं मीटर क्यूब यूनिट, अगर आपके पास मीटर क्यूब है इसका मतलब है एल क्यूब है, और एल क्यूब होने का मतलब क्या, आपके पास वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये लेंथ सिंपल हो ये वन डी में आ जाता है, मीटर स्क्वायर हो तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, टू डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास वॉल्यूम होगा तो ये आपके पास थ्री डायमेंशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल जो है, इसमें तीन इंटीग्रल हमने इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और डॉट आपके पास यहाँ पे क्या है, डीवी, क्या है, डीवी यहाँ पे आपने लेना है। और इस कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल वेयर एफ इज ए वेक्टर फील्ड, वो आपके पास वेक्टर फील्ड होगा, और उसका भी सेम जैसे आपने पिछले केसेस में देखा ऐसे ही आ रहा होगा। अच्छा, सरफेस इंटीग्रल के इसमें ना वी डॉट डी एस की बजाय आप डी ए भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी बेशक चॉइस कर लीजिएगा, डी एस ले लें या डी ए भी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा आपके पास सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सरफेस दो डायमेंशन के बगैर नामुमकिन है, तो इसकी उसको ऐसे शो कर रहा है। तो ये आपने एक थोड़ा सा नॉलेज जो है वो रिकॉल कर लिया है, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल जो आपने कभी पहले ज़िंदगी में पढ़ लिए थे। इसके बाद एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो एक मिनट के लिए आप रुकिए ज़रा, मैं